वेलकम बैक एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने टेड ह्यूज की आइकॉनिक पोएम क्रोस फॉल की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखी और समझा कि कैसे क्रो ने अपने घमंड में सूरज को चैलेंज कर दिया। अगर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिस हो गई है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पार्ट 1 जरूर देखें। तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक कौवे की कहानी थी? बिल्कुल नहीं। आज के इस पार्ट 2 में हम इस पोएम की सरफेस से नीचे उतरेंगे और इसके डीप मैकेनिक्स को समझेंगे। आज का ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए गोल्ड माइन होने वाला है जो एग्जाम्स में टॉप टायर आंसर्स लिखना चाहते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं themes, literary devices, structure and style, and the critical analysis. I mean all the important points related to critical analysis. तो शुरू कर लेते हैं हमारे themes से। तो पहला थीम है hubris and self-destruction. Crow's excessive pride leads to a physical and symbolic fall, mirroring the myth of Saturn. दोस्तों, पहला और सबसे बड़ा थीम है hubris and self-destruction. क्यों? क्योंकि ह्यूब्रिस का मतलब होता है एक्सेसिव प्राइड, यानी हद से ज्यादा घमंड जो हमें क्रो में दिखने को मिलता है। क्रो का सूरज को चैलेंज करना कोई बहादुरी नहीं बल्कि उसकी जलन यानी एनवी और घमंड का नतीजा था। बिल्कुल सैटर्न की तरह क्रो ने उस अथॉरिटी को ललकारा जिसे वो कभी हरा नहीं सकता, और नतीजा उसका फिजिकल और सिंबॉलिक डाउनफॉल। वो जलकर राख हो गया। ये हमें दिखाता है कि घमंड हमेशा सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है। Therefore, hubris leads to self destruction. नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन एंड पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है एक ऐसी बात जो सुनने में उल्टी लगे पर उसमें कोई सच्चाई हो। जब सफेद क्रो जलकर काला हो जाता है तो ये सिर्फ एक फिजिकल चेंज नहीं है, ये एक रैडिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पैराडॉक्स ये है कि क्रो इसे अपनी जीत यानी विक्ट्री कहता है। वो अपनी हार को ही अपनी कामयाबी मान लेता है, जो सक्सेस और फेलियर के बीच एक धुंधली लकीर को दिखाता है। Therefore, the shift from white to black represents radical change and a twisted victory where defeat is redefined. जहाँ क्रो को लगता है मैं हार के जीत गया हूँ। तीसरा थीम है नेचर वर्सेस ह्यूमैनिटी। यहाँ क्रो दरअसल हम ह्यूमंस यानी इंसानियत को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम अक्सर कुदरत या यूनिवर्स की ताकत को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, पर ये पोएम दिखाती है कि ये कोशिश कितनी फिजूल यानी कितनी फ्यूटाइल है। कॉस्मिक फोर्सेस हमारी विल पावर के सामने इनडिफरेंट और बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इट रिप्रेजेंट्स मैन्स फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स to defy or dominate the indifferent and powerful forces of the cosmos. Cosmos यानी यूनिवर्स। ये दिखाता है कि हमारे इंसानियत में ये टेंडेंसी बहुत ही ज्यादा रहता है, हम सबसे ऊपर है, हम सबके ऊपर राज कर सकते हैं। मतलब वी आर डिस्ट्रॉइंग द नेचर लाइक एनीथिंग। हम एनिमल्स के ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, और यही है हमारा फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स जिससे हमें लगता है कि हम तो जीत गए। नेक्स्ट कम्स आयरनी एंड डिसेप्शन। ये थीम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सबसे बड़ी आयरनी है कि क्रो चीख चीख कर कह रहा है मैं जीत गया हूँ, मीनिंग आई वन, जबकि उसका पूरा शरीर जलकर राख हो चुका है। ये उसकी हॉलो ट्रायम्फ यानी एक जीत जो अंदर से खोखली हो उसको दर्शाता है। ये हमें बताता है कि हमारी परसेप्शन यानी नजरिया कितनी धोखेबाज हो सकती है। इंसान अपनी सबसे बड़ी हार को ही जीत मानकर खुद को धोखा दे सकता है, और यही धोखा दिया है क्रो ने अपने आप को। द क्रो क्लेम्स विक्ट्री डिस्पाइट हिज ब्लैकेंड स्टेट्स। मतलब काला हो जाने के बाद भी उसे लगता है वो जीत गया है, रिवीलिंग अ हॉलो ट्रायम्फ एंड डिसेप्टिव परसेप्शन। उसका परसेप्शन भी डिस्टॉर्टेड हो गया है। नेक्स्ट थीम है myth and archetype. Crow acts as a trickster figure representing human struggles with morality and primal forces. Crow यहाँ सिर्फ एक बर्ड नहीं बल्कि एक ट्रिकस्टर फिगर है, एक ऐसा कैरेक्टर जो रूल्स तोड़ता है और chaos क्रिएट करता है। वो इंसान की उन पुरानी कोशिशों को रिफ्लेक्ट करता है जहाँ हम मोरालिटी, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बीच फंसे होते हैं। ह्यूज ने एक माइथोलॉजिकल फ्रेमवर्क बनाया है ताकि वो इंसान की प्राइमल फोर्सेस यानी असली फितरत को दिखा सके। अब आता है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम, एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड मॉडर्निटी।
It reflects mid-century disillusionment and questions human mastery in a world without linear logic. पहले इंसान को लगता था कि साइंस और टेक्नोलॉजी से वो सब कुछ कंट्रोल कर लेगा, लेकिन 20th सेंचुरी के वर्ल्ड वॉर्स ने दिखा दिया कि इंसान की ताकत ही उसका विनाश कर सकती है। पोएम में क्रो भी यही सोचता है कि वो सूरज को हरा देगा, पर उसका ये मास्टरी का भ्रम बहुत ही जल्दी टूट जाता है। लीनियर लॉजिक का मतलब होता है कि अगर हम ए करेंगे तो रिजल्ट बी होगा। क्रो ने मेहनत की, अपनी पूरी ताकत लगाई, पर रिजल्ट क्या मिला? वो जलकर राख हो गया और फिर भी कह रहा है मैं जीत गया। और यही है लीनियर लॉजिक। हम एक काम करते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन नतीजा कभी कभी उल्टा भी मिलता है। एग्जिस्टेंशलिज्म का एक बड़ा पार्ट है ये सवाल, अगर दुनिया इतनी बेमानी है तो हम क्यों हैं यहाँ पर? क्रो का आई वन ये बोलना दरअसल एक डेस्परेट कोशिश है, एक ऐसी दुनिया में मीनिंग ढूंढने की जो उसे खत्म करना चाहती है। लेकिन जब हमें लगता है कि हमें तो विक्टिम है, हम भूल जाते हैं हमने कर्म क्या किया है। कर्मा इज समथिंग विच विल हिट यू हार्ड। तो यही हुआ है क्रो के साथ। उसका एक्सट्रीम घमंड यानी ह्यूब्रिस उसका ये हाल कर दिया है। अब हम इस पोएम के उन टूल्स की बात करेंगे जिन्हें यूज करके टेड ह्यूज ने इतनी गहरी बात कही है। इन्हें हम कहते हैं लिटरेरी डिवाइसेस। तो पहला लिटरेरी डिवाइस आता है सिंबोलिज्म। दोस्तों, क्रोस फॉल सिंबलिज्म से भरी हुई है। यहाँ हर चीज के पीछे एक छुपा हुआ मतलब है, जैसे कि हो गया क्रो का इनिशियल व्हाइटनेस। शुरुआत में क्रो का सफेद होना उसकी प्योरिटी एंड हार्मनी को दिखाता था, लेकिन फिर क्रो हो गया ब्लैक, तो हमारा सेकेंड सिंबोलिज्म हो गया ब्लैक। क्रो का जलकर काला हो जाना डिस्ट्रक्शन और लॉस ऑफ इनोसेंस का सिंबल है। और द सन, सूरज यहाँ डिवाइन पावर एंड नेचुरल ऑर्डर का सिंबल है, जो ये दिखाता है कि सबसे बड़ी अथॉरिटी वही है। द सेकेंड लिटरेरी डिवाइस इज इमेजरी। ह्यूज ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो हमारी आंखों के सामने एक तस्वीर बना देते हैं। यानी पहले आ गया क्लॉड एंड फ्लफ्ड हिज रेज। जब वो ये कहते हैं तो हमें क्रो का गुस्सा और उसका अटैक साफ दिखाई देता है। सफेद से 4 ब्लैक बनने की इमेज इतनी स्ट्राइकिंग है कि हम उसके विनाश को फील कर सकते हैं। द थर्ड लिटरेरी डिवाइस इज मेटाफर। पोएम में एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर यूज हुआ है, वो है he loved himself to the center of himself। इसका मतलब ये है कि क्रो का घमंड यानी ह्यूब्रिस उसे अंदर ही अंदर खा गया है। ये लाइन दिखाती है कि वो मैडनेस यानी पागलपन की गहराई में उतर चुका है, जहां वो रियलिटी से पूरी तरह कट गया है। फोर्थ लिटरेरी डिवाइस है आयरनी। पोएम की आखिरी लाइंस यानी where white is black and black is white I won, आयरनी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक तरफ क्रो जलकर बिल्कुल खत्म हो चुका है, पर दूसरी तरफ वो चीख चीख कर कह रहा है कि वो जीत गया है। ये दिखाता है कि क्रो अपनी गलती और उसके नतीजे को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये डेल्यूशन ऑफ विक्ट्री ही सबसे बड़ी इस पोएम में आयरनी है। Crow claims victory despite being physically destroyed, highlighting his denial of reality. Next, biblical allusion. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ह्यूज ने यहाँ बाइबल का सहारा लिया है। क्रो का सूरज से टकराना दरअसल सैटर्न की गॉड के खिलाफ रेबेलियन की याद दिलाता है। जैसे सैटर्न ने अपनी लिमिट्स क्रॉस की और उसका फॉल हुआ यानी डाउनफॉल हुआ, वैसे ही क्रो का घमंड उसे ले डूबा। ये एल्यूशन हमें वार्न करता है कि अनचेक्ड एम्बिशन यानी बेहिसाब लालच और कुदरत के नियम तोड़ने का अंजाम क्या होता है। नेक्स्ट है कियास्मस। ये एक नया और बहुत इंटरेस्टिंग डिवाइस है। इसका मतलब होता है जब हम वर्ड्स या स्ट्रक्चर को फ्लिप कर देते हैं, यानी ए बी देन बी ए। यहाँ पर देखिए, व्हाइट इज ब्लैक, ब्लैक इज व्हाइट, मतलब ए बी, व्हाइट हो गया ए, बी हो गया ब्लैक, देन हम फिर बोलते हैं ब्लैक, ब्लैक यानी बी एंड व्हाइट यानी ए। तो यहाँ हम स्ट्रक्चर को फ्लिप कर रहे हैं। ये सिर्फ एक पोएटिक स्टाइल नहीं है, बल्कि ये क्रो के दिमाग की हालत को दिखाता है।
जैसे उसने वर्ड्स को उल्टा कर दिया, वैसे ही उसका रियलिटी को देखने का नजरिया यानी परसेप्शन भी पूरी तरह डिस्टॉर्टेड यानी बिखर चुका है, और ये क्योटिक माइंड का सिंबल है। अब हम आएंगे हमारे सेवेंथ लिटरेरी डिवाइस यानी personification में। Crow is given human-like emotions like anger, pride and ambition. Personification का मतलब होता है किसी नॉन ह्यूमन चीज को इंसानी जज्बात यानी इमोशंस और कोई भी जो कैरेक्टर ट्रेट्स हो वो देना। ह्यूज ने क्रो को गुस्सा, जलन और एम्बिशन दिया है जो इंसान में रहता है। लिविंग बीइंग भी हो सकता है या नॉन लिविंग बीइंग भी हो सकता है। एक चीज ध्यान में रखना है, जो ह्यूमन ना हो बस, चाहे वो लिविंग या नॉन लिविंग हो। तो यहाँ पर क्रो में ह्यूज ने गुस्सा, जलन और एम्बिशन दी है, इसीलिए वो अपना अटैक प्लान करता है और आखिरी में जीत का दावा यानी क्लेम भी करता है, और ये सब चीज रियल वर्ल्ड में सिर्फ एक इंसान ही कर सकता है। इसीलिए पर्सोनिफिकेशन बन जाता है इस पोएम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस। ओके, द नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। तो ये एंथ्रोपोमॉर्फिज्म है क्या? जबकि एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में हम एनिमल को पूरी तरह एक इंसान की तरह बिहेव करते हुए दिखाते हैं। पोएम के शुरुआत में ही क्रो को ऐसे दिखाया गया था जैसे वो कोई परिंदा नहीं बल्कि एक इंसानी दुश्मन या राइवल हो। क्रो इज ट्रीटेड एज अ ह्यूमन लाइक कैरेक्टर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द पोएम। एक्चुअली क्या है ना, इन दोनों डिवाइसेस यानी पर्सोनिफिकेशन और एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसको गहराई में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, पर्सोनिफिकेशन में हम सिर्फ एक ह्यूमन क्वालिटी या इमोशन उधार देते हैं एक नॉन ह्यूमन थिंग को। ठीक है, एनिमल ही रहता है पर वो इंसान की तरह फील करता है, जैसे कि he clawed and fluffed his rage up। यहाँ क्रो एक बर्ड ही है, क्योंकि क्लॉ जो होता है वो एक बर्ड का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है ना। यहाँ पर क्रो एक बर्ड ही है, लेकिन उसके अंदर जो गुस्सा दिखाया गया है वो एक इंसानी इमोशन है। और एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में क्या होता है, यहाँ एनिमल सिर्फ फील नहीं करता बल्कि वो पूरी तरह से ह्यूमन कैरेक्टर बन जाता है, जो प्लान करता है, बातें करता है और डिसीजन लेता है। यहाँ क्रो सिर्फ एक बर्ड नहीं है, वो एक राइवल यानी दुश्मन बन चुका है जो बैठ कर फिलॉसफी झाड़ रहा है और लॉजिक दे रहा है कि वो कैसे जीता। तो जब एनिमल पूरी तरह एक इंसान की तरह एक्ट कर रहा होता है तो वो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म है। एक और भी इजी एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, वो है अगर मैं कहूँ मोबाइल रो रहा है तो वो पर्सोनिफिकेशन हो गया, क्योंकि रोना सिर्फ एक इमोशन है। ठीक है, पर अगर मैं कहूँ मोबाइल ने जैकेट पहनी और ऑफिस गया तो वो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म है, क्योंकि यहाँ पर वो एकदम एक इंसान की तरह जैकेट पहन रहा है और ऑफिस जा रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन ही कर सकता है। अब आते हैं इस पोएम की आखिरी डिवाइस जो है एनाफोरा। एनाफोरा तब होता है जब लगातार लाइंस एक ही वर्ड से शुरू होता है। अगर आप इस पोएम की लाइंस 3 से लेकर 8 तक देखेंगे तो हर लाइन ही से शुरू हो रहा है, और इसका असर क्या हो रहा है, ये क्रो के एक्शन और उसके ईगो पर फोकस करता है। ये दिखाता है कि क्रो कितना सेल्फ सेंटर्ड है, हर चीज में वही सिर्फ रहता है। ही बिकम्स द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द पोएम। ये एक रिदम क्रिएट करता है जो क्रो की अग्रेशन को और भी बढ़ा देता है। अब हम बात करेंगे इस पोएम के स्ट्रक्चर की, क्योंकि ये एक मॉडर्न पोएम है, इसका ढांचा भी वैसा ही अनकन्वेंशनल है जैसा इसका सब्जेक्ट मैटर है। तो पहले आ जाता है फॉर्म ऑफ द पोएम। ये पोएम किसी पुराने ढंग के राइम स्कीम या फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं करती। ये फ्री वर्स में लिखी गई है, यानी यहाँ लाइंस राइम नहीं करते। रिटन इन फ्री वर्स विथ नो फिक्स्ड राइम स्कीम। नेक्स्ट कम्स द लेंथ ऑफ द पोएम। इसमें टोटल 17 लाइंस हैं। कुछ लाइंस बहुत ही छोटी है, यानी सिर्फ 2 सिलेबल्स, तो कुछ लाइंस काफी लंबी है। तो ये अनइवननेस दर्शाती है कि क्रो की जर्नी और उसका दिमाग कितना बिखरा हुआ और क्योटिक है। 17 लाइन्स विद इरेगुलर एंड अनइवन लाइन लेंथ्स। द मेट्रिकल कॉम्पोजिशन, एक्चुअली इसका मतलब है ये पोएम किस मीटर में लिखी गई है। इसमें ट्रोकेइक फीट का ज्यादा यूज हुआ है। इसका पैटर्न होता है भारी,
हल्का यानी स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इमेजिन कीजिए एक हार्ट बीट या ड्रम जो ऐसे बज रहा हो, डम डा। जैसे कि आप ये वर्ड ले लो, गार्डन। सुनिए, गार्डन, तो गार्डन, हैप्पी। यहाँ पर GAR में हमारा स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है और DEN में स्ट्रेस कम हो रहा है। सिमिलरली HAP, यहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है और PY में स्ट्रेस कम हो रहा है, यानी गार्डन हैप्पी। तो जैसे कि ये ड्रॉप कर रहा है, हम इसे बोलेंगे फॉलिंग बीट। अगर आपको सब मीटर्स समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम मीटर्स के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जहां पर हम मीटर्स को इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। इस पोएम में ट्रोकैइक मीटर का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो पहला सिलेबल में बाहर आ रहा है और दूसरा हल्का हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि आवाज नीचे गिर रही है, इसीलिए इसे फॉलिंग रिदम कहते हैं। ये क्रो के आसमान से नीचे गिरने को म्यूजिक के जरिए दिखाता है। और इसके साथ साथ आता है स्पॉन्डीज। स्पॉन्डी में 2 सिलेबल से भारी होता है। जैसे हम देख सकते हैं हार्ट बीट, यहाँ पर दोनों को बोलने के लिए हमारा स्ट्रेस यूज हो रहा है, यानी हार्ट बीट। देन नॉक नॉक, यहाँ पर भी हमारा स्ट्रेस इस्तेमाल हो रहा है ना, इसीलिए हमको हार्ट बीट ये भी स्ट्रेस देना पड़ रहा है बोलने के लिए, और नॉक नॉक इक्वल स्ट्रेस जा रहा है। तो 2 ही हो गया हमारा, भारी और भारी। और ट्रोकैइक में क्या होता है, एक भारी तो एक हल्का। ह्यूज ने इसे तब यूज किया है जब उन्हें टेंशन बढ़ानी थी। जब क्रो गुस्से में होता है या अटैक करता है तो ये डबल हेवी बीट उसके गुस्सा और ताकत को दिखाती है। तो यहाँ पर स्पॉन्डीज का यूज हो रहा है टू क्रिएट द टेंशन। अब हम आते हैं टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रो पॉइंट्स जो आपको क्रिटिकल एनालिसिस लिखने में बेहद हेल्प करेगा। तो क्रिटिकल एनालिसिस को डिस्कस करने के लिए हमारे पास 4 पिलर्स है। एक है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, एक है सिंबॉलिक शिफ्ट, एक है आर्केटाइपल रोल एंड द लास्ट वन इज स्टाइलिस्टिक चॉइस। पहले बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की। टेड ह्यूज ने ये पोएम लगभग 1960s से लेकर 70s में लिखी थी। ये वो वक्त था जब दुनिया वर्ल्ड वॉर्स को देख चुकी थी। तो क्रो दरअसल उस पोस्ट वॉर मैन का सिंबल है जो अंदर से टूट चुका था लेकिन एक झूठा घमंड का पर्दा लगाया था। ये पोएम दिखाती है कि कैसे मॉडर्न इंसान ने टेक्नोलॉजी और ताकत के घमंड में कुदरत को हराने की कोशिश की, पर आखिर में खुद ही स्पिरिचुअली चार्ड यानी अंदर से झलास हो गया। represents the disillusioned post-war man. Now coming to the next point, subverts the traditional meaning of white purity versus black which is evil. लिटरेचर में अक्सर व्हाइट को अच्छाई और ब्लैक को बुराई माना जाता है। ह्यूज इस कॉन्सेप्ट को उलट देते हैं। ह्यूज ने यहाँ पर पुरानी परंपराओं को तोड़ दिया है। उन्होंने दिखाया कि क्रो की सफेदी कोई इनोसेंस नहीं बल्कि उसका घमंड था, और उसका काला होना सिर्फ एक रंग बदलना नहीं है बल्कि एक नई कड़वी रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। ये पोएम ब्लैक एंड व्हाइट के ट्रेडिशनल मतलब को चैलेंज करती है, बदल देती है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं सिंबॉलिक शिफ्ट। नेक्स्ट है आर्केटाइपल रोल। क्रो एज द ट्रिकस्टर हु सर्वाइव्स थ्रू डेल्यूशन। क्रो को माइथोलॉजी में एक ट्रिकस्टर माना जाता है जो chaos क्रिएट करता है। वो रूल्स नहीं मानता, वो सूरज जो सिविलाइज करता है गॉड या नेचर को, उससे टकराता है। इस एनालिसिस में हम ये बताते हैं कि क्रो की हार दरअसल उसकी एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है जहां वो हार कर भी जिंदा है और खुद को विनर कह रहा है। ये ह्यूमन रेजिलियंस यानी लड़ने की जो ताकत है उसका एक डार्क साइड है। वो खुद का एक नया दुनिया बना लेता है जहां पर वो एक्चुअली खुद को ही ट्रिक कर रहा है, मतलब खुद को ही वो धोखा दे रहा है। वो जो एक्चुअली में झूठ है उसको ही सच साबित करने में लगा हुआ है, इसीलिए हम क्रो को यहाँ पर एक ट्रिकस्टर बोल रहे हैं। और हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस इज द स्टाइलिस्टिक चॉइस। Anti-romantic and violent imagery to depict the harshness of existence. ह्यूज की लैंग्वेज बहुत वायलेंट और ग्राफिक है, बहुत ही रॉ लैंग्वेज यूज करते हैं वो, जैसे कि क्लॉड, रेज, चार्ड। ये दिखाता है कि ह्यूज नेचर को कोई फूल पत्ती की तरह नहीं बल्कि एक क्रूअल रियलिटी की तरह देखते हैं।
उनका स्टाइल बिल्कुल ही एंटी रोमांटिक है। जॉन कीट्स जैसे लिखते थे, एक अच्छे से नेचर को डिस्क्राइब करना, उसको पर्सोनिफाई करना, जो हम देख कर आए हैं ओड टू ऑटम में, यहाँ पर उस कंसेप्ट को ह्यूज ने बिल्कुल इनकार कर दिया है। वो बिल्कुल जो हार्श रियलिटी होता है, जो रॉनेस होता है नेचर का, वो दिखाया है। और एक बात जो हम लास्ट में डिस्कस कर सकते हैं वो है टेड ह्यूज का पर्सनल कंटेक्स्ट। क्रो कलेक्शन लिखी गई थी सिल्विया प्लैथ की डेथ के बाद, एक ऐसा फेज जब ह्यूज खुद इमोशनल टर्मोइल, गिल्ट और पब्लिक क्रिटिसिज्म से गुजर रहे थे। ये कहा जाता है कि क्रो जैसे पोएम्स एक ज्यादा डार्क, वायलेंट और सर्वाइवल बेस्ड वर्ल्ड व्यू को रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन याद रखना जरूरी है, ये पोएम सिर्फ एक पर्सनल कन्फेशन नहीं है। ह्यूज यहाँ इंडिविजुअल ट्रेजेडी से आगे जाकर ह्यूमन नेचर, ईगो, पावर और डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। तो इस सेंस में क्रो ह्यूमैनिटी के डार्कर इंस्टिंक्ट्स का सिंबल बन जाता है। तो दोस्तों, ये था क्रोज फॉल का कंप्लीट एनालिसिस। आई होप अब ये पोएम आपको क्लियरली समझ आया होगा। अगर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिस हो गई है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए और वहां से पार्ट 1 जरूर एक बार देख लीजिए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग द जर्नी।